नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं इजराइल फ़िलिस्तीनी विवाद के बारे में। जो कि इजराइल फ़िलिस्तीनी विवाद है वो पिछले 100 सालों से चला आ रहा है। सबको पता है पिछले 100 सालों से इन दोनों देशों के मध्य झगड़ा चलता आ रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों में झगड़ा चला आ रहा है। इसी की अपन बात करेंगे। तो इजराइल फ़िलिस्तीनी विवाद की शुरुआत होती है जियोनिस्ट आंदोलन के साथ ही। जियोनिस्ट आंदोलन क्या था? तो जियोनिस्ट आंदोलन पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पर यहूदी लोग फैले हुए थे उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जगती है। उनको पता नहीं क्या सूझता है कि वो अपनी मातृभूमि पर वापस आकर के निवास करने लग जाते हैं। उनका पहले जो इजराइल देश हुआ करता था, इजराइल साम्राज्य उनका हुआ करता था, उस जगह पर आकर के वो वापस बसना शुरू कर देते हैं। और इसी वापस आकर बसने की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जाता है और यही विरोध इजराइल फ़िलिस्तीनी विवाद के नाम से जाना जाता है। किस तरीके से पूरी कहानी को समझते हैं तो जियोनिस्ट आंदोलन की बात करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद के उदय के साथ में ही सभी लोगों में राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई और सभी लोग अपने आप को एकत्र करने में लगे हुए थे। जैसे कि जर्मनी, इटली अपने आप को एकत्र कर रहे थे, एक अलग देश घोषित करने में लगे हुए थे। ठीक इसी तरीके से फ्रांस ने भी अपने आप को एकत्र करने की कोशिश की और अपने आप को अलग देश घोषित करने की कोशिश की। तो इस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाएं जग रही थी। तो यहूदी लोगों में भी ऐसी ही भावनाएं जगी। क्यों जगी? क्योंकि यहूदियों का पिछले 2000 सालों से शोषण होता हुआ आया था, उनके साथ में अत्याचार होते थे। क्यों होते थे? तो उनको बताया जाता है कि ईसाई और मुस्लिम लोग इसलिए नफ़रत करते थे क्योंकि इन दोनों ही धर्मों के जो पैगंबर हुए हैं, इन दोनों ही धर्मों के पैगंबर जो हुए उनके साथ में यहूदियों ने धोखा किया था। इसलिए ईसाई और मुस्लिम लोग इनसे दुश्मनी रखते हैं और इनका विरोध करते हैं, इनका अत्याचार करते हैं। बात करते हैं पिछले सालों की। तो पिछले 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म इसी इजराइल वाली धरती पर हुआ था, यरूशलेम वाली धरती पर ही माना जाता है। तो यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? यहूदी धर्म में ही हुआ था। ठीक है, तो यहूदी धर्म में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह की अलग थ्योरी थी, इसलिए वो अपना अलग सिद्धांतों पर चलते थे। तो बताया जाता है कि यहूदी लोगों ने ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़वाया था राजा को कहकर, इसलिए ईसाई लोग इनसे नफ़रत करते हैं। दूसरी बात मुस्लिमों की। तो मुस्लिम लोग इनसे नफ़रत क्यों करते हैं? मुस्लिम लोग इसलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जो हुए हैं, मुस्लिमों के पैगंबर हुए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध पैगंबर रहे हैं। तो पैगंबर मोहम्मद के साथ में भी यहूदियों ने धोखा किया था, ऐसा मुस्लिमों का मानना है, जिस वजह से मुस्लिम लोग भी इनसे नफ़रत करते हैं। और इसी वजह से पिछले 2000 सालों में इनके साथ में इतना अत्याचार होता हुआ आया है कि ये जहाँ जहाँ पर रहे हैं इनको मारा पीटा गया है, इनको जीने नहीं दिया गया, इनकी पूरी नस्ल को समाप्त करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी यहूदी जिंदा है अब तक। बहुत ही पुराने धर्मों में एक धर्म यहूदी धर्म भी है। जिस तरीके से हमारा हिंदू धर्म बहुत पुराना है, ठीक इसी तरीके से यहूदी धर्म भी बहुत पुराना है। तो इसी अत्याचार की वजह से राष्ट्रवादी भावनाएं जब जग रही थी तो उस समय पूरा यूरोप जाग उठा था। पूरा यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राष्ट्रवादी भावनाएं जागने लगी थी, जागृत होने लगी थी। तो इनमें भी हुई और ये अपनी मातृभूमि पर जाकर वापस बसना शुरू कर देते हैं, जो कि इजराइल वाला इलाका हुआ करता था। तो 18वीं सदी की बात कर लेते हैं अपन, 1870 की बात कर लेते हैं। 1870 से 1950 के मध्य जियोनिस्ट आंदोलन चला था। यह टाइम अपन ले सकते हैं 1870 से 1950 का, जिस समय जियोनिस्ट आंदोलन चला था। इसमें क्या था? जितने भी यूरोपीय लोग थे वो पूरे यूरोप में फैले हुए थे, वो धीरे धीरे करके अपनी मातृभूमि पर वापस बसना शुरू कर देते हैं, जिसे जियोनिस्ट आंदोलन कहा गया। तो पूरे यूरोप में फैले हुए यहूदियों का अपनी मातृभूमि पर, अपने इजराइल साम्राज्य वाली जगह पर वापस आकर के बसना क्या कहलाता है? इसे ही जियोनिस्ट आंदोलन या फिर यहूदीवाद कहा जाता है। तो वो वहाँ पर आकर बसते थे। तो उस समय वहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था। अगर अपन प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति को देखें तो ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था और सबसे ज़्यादा यहूदी लोग जो आए थे वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही आना शुरू हो गए थे।
तो वो लोग आकर के बस रहे थे और वहाँ पर ओटोमन साम्राज्य का राज था। और ओटोमन साम्राज्य की विशेष बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और जब कोई दूसरी जाति आकर के यरूशलेम में निवास करेगी, यरूशलेम में बसेगी, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। और यही जो विरोध उन स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया वो आगे चल करके भविष्य में आगे चल करके वह इजराइल फिलिस्तीनी विवाद में बंट गया। किस तरीके से बटा, इस बात को भी अपन आगे समझेंगे। बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय की स्थिति की। तो जो हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, उस समय एक ब्रिटेन का विदेश मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था बेलफोर। आर्थर जेम्स बेलफोर के नाम से उसे जाना जाता है। और उसने एक काम किया था, बेलफोर डिक्लेरेशन। उसने बेलफोर डिक्लेरेशन किया था। बेलफोर डिक्लेरेशन का मतलब हो गया उसने एक घोषणा की थी यहूदियों के लिए, यहूदियों का साथ पाने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में उसको ज़रूरत थी, इसलिए वो यहूदियों का साथ पाना चाहता था। और उनका साथ लेने के लिए, जैसे अपने भारत के साथ में भी तो गांधी जी ने भर्ती करवाया था लोगों को, किसके कहने पर? ब्रिटेन के कहने पर। तो इसीलिए तो भर्ती करवाने वाला एजेंट भी तो कहा जाता है गांधी जी को। ठीक इसी तरीके से यहूदियों को भी वहाँ का जो विदेश मंत्री था आर्थर जेम्स बेलफोर, उसने बहलाया फुसलाया। किस तरीके से? उनको बोला कि हम आपको आपकी पवित्र भूमि वापस लौटा देंगे। जब हम यह युद्ध जीत जाएंगे तो इसके बाद में आपको आपकी पवित्र भूमि यरूशलेम वापस लौटा देंगे। इसी खुशी के चक्कर में यहूदी लोग वहाँ पर और ज़्यादा तादाद में आकर बसना शुरू कर देते हैं यरूशलेम में। तो बताया जाता है कि यरूशलेम में ये जो बेलफोर डिक्लेरेशन किया था ना, यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो ये जियोनिस्ट आंदोलन का बनता है। तो यहूदी बहुत अधिक तादाद में आकर के बसने लग गए थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद क्या स्थिति थी? तो ओटोमन साम्राज्य की हार होती है। और ओटोमन साम्राज्य के जो भी हिस्से थे वो ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ ने आपस में बांट लिए थे। किस तरीके से बांट लिए उसकी अगर अपन बात करें ना, तो अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने अपने पास में रख लिया फिलिस्तीन वाला इलाका। उन्होंने हालांकि पहले ही बात कर ली थी, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उसी दौरान उन्होंने यह बात कर ली थी कि अपन लोगों को, जो उस एग्रीमेंट को भी कहा जाता है साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट, तो साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट जो है वो इनके द्वारा पहले ही कर लिया गया था। और साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के तहत इनको पूरा साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य को बांट लेना था और उन्होंने बांटा भी था। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अपने पास में रख लिया था और कुछ हिस्सा सोवियत संघ ने रख लिया, कुछ हिस्सा फ्रांस ने रख लिया। इस तरीके से बांट लिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। और बांटने के बाद में यहूदी लोगों को विश्वास हो गया कि अब तो हमारा फिलिस्तीन हमें ब्रिटेन लौटा ही देगा। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। ब्रिटेन ऐसा कुछ नहीं करता है। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति भी आ जाती है, तब तक ब्रिटेन कुछ नहीं करता है। अब बात आती है 1933 की, जिस समय जर्मन में हिटलर का उदय हुआ था। हिटलर, अब हिटलर का इस विवाद में क्या हिस्सा है वो भी अपन देख लेते हैं, क्या रोल है हिटलर का वो भी अपन समझ लेते हैं। तो हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध की जब स्थिति थी ना, तो उस समय यहूदी को मरवाया था, यहूदी लोगों को मरवाया था। और कितने लोगों को मरवाया पता है? 60 लाख लोगों को मरवाया था। और इस घटना को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इस घटना को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे यहूदी लोग हैं इसे 24 अप्रैल के दिन होलोकास्ट डे के रूप में मनाते हैं, होलोकास्ट डे के रूप में मनाते हैं। और 60 लाख यहूदियों को मरवाना उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो 60 लाख यहूदियों को हिटलर के द्वारा मरवाया गया था। और हिटलर ने क्यों मरवाया भाई? हिटलर को क्या मतलब था? तो हिटलर को भी मतलब इसलिए था कि हिटलर की एक सोच थी। हिटलर मानता था कि आर्य लोग जो हैं वो इंसानी शुद्ध नस्ल है। तो इंसानी शुद्ध नस्ल तो है आर्य, और इनके अलावा अगर कोई नस्ल है तो वो है विशुद्ध, अशुद्ध है। बाकी सब नस्लें क्या हैं? अशुद्ध है। ये बात थी हिटलर की। हिटलर की ऐसी सोच थी कि आर्य शुद्ध नस्ल है और बाकी अशुद्ध नस्लें हैं। तो इसलिए
वह यहूदियों को भी अशुद्ध नस्ल मानता था और सबसे ज़्यादा नरसंहार जो करवाया गया, जीनोसाइड जो करवाया गया, वो हिटलर के द्वारा करवाया गया। 60 लाख लोगों को मरवाया गया, जिसके बाद में यहूदी लोगों को बताया जाता है कि गैस चैम्बर में बंद करके मरवाया गया था। तो ऐसी घटना होती है जिसे होलोकास्ट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और इसी घटना के बाद में पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पर यहूदी लोग रह रहे थे, वो यहूदी अपनी मातृभूमि की ओर आना शुरू हो जाते हैं। और जर्मनी से भी भाग कर के लोग चले गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उन्हीं यहूदियों में से था जहाँ पर वो रह रहा था, जर्मनी में। और उनका भी इसीलिए उनको भागना पड़ता है और जाकर के वो अमेरिका में बसते हैं, जिन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से अपन जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम सुना होगा। यह साइंटिस्ट भी उन्हीं यहूदियों में से है जिसको मर जाना चाहिए था शायद। अगर वो जर्मनी में रहता तो शायद मर जाता, लेकिन वहाँ से भाग करके उसने बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए उसकी जान बच जाती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो ये था होलोकास्ट डे। और होलोकास्ट डे के बाद में यहूदियों का काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हुआ, जिसके वजह से वो अपनी मातृभूमि पर जाकर के बसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई सालों से यहूदी लोग बसे हुए थे और उनका पवित्र स्थल, कौन से पवित्र मंदिर रहे हैं वहाँ पर उनके, फर्स्ट टेम्पल और सेकंड टेम्पल, वहाँ बसना शुरू कर देते हैं। तो ये था यहूदियों का नरसंहार। मतलब पिछले 2000 सालों से इनको मारा ही जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है हमारी दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय की, जिसको अपन आसान भाषा में समझते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को अगर अपन देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद में ही यूएन का गठन हो जाता है। उसी समय यूएन का गठन हो जाता है, यूनाइटेड नेशन। भविष्य में कोई युद्ध ना हो इसलिए यह संगठन बना लिया जाता है। और ब्रिटेन से यह मसला सुलझ नहीं रहा था। कौन सा मसला? यहूदी लोग आकर के बसे। ठीक, यहूदी लोग आकर के बस रहे थे और उनका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। यह जो मसला था ना, ब्रिटेन से नहीं सुलझ रहा था, तो ब्रिटेन ने क्या किया, यह मसला यूएन को संभला दिया, यूएन को दे दिया। अब यूएन इसमें क्या करेगा? यूएन ने अपना निर्णय सुना दिया कि जहाँ पर यहूदी ज़्यादा है उसे इज़राइल कह दिया जाएगा, और जहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा है, अरबी मुस्लिम लोग ज़्यादा है, उसे फिलिस्तीन कह दिया जाएगा। सीधी सीधी बात यूएन ने कह दी। लेकिन यहाँ पर फिर भी मसला नहीं सुलझता है। क्यों नहीं सुलझता है? क्योंकि अरबी मुस्लिम लोग फिर भी विरोध करते हैं। वो खुश नहीं थे इस 2 टुकड़े वाले सिद्धांत से। यूएन के द्वारा 2 टुकड़े किए गए, इससे वो खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? एक तो विभाजन बड़ा गलत तरीके से किया गया था, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा। कि किस तरीके से विभाजन किया गया है। इज़राइल फिलिस्तीन का किस तरीके से विभाजन किया गया है, यह गलत था। दूसरी बात यह है कि वो लोग यहूदियों का इसलिए विरोध कर रहे थे कि हम तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमेशा से रहते आए हैं, यहूदी तो यहाँ पर आकर बसे हैं, इसलिए इनको अलग से क्यों देश दिया जा रहा है। इस बात के लिए भी वो विरोध करते हैं। और 1948 में यूएन के 2 टुकड़े करने के बाद में इज़राइल के जो यहूदी लोग थे वो खुश थे। उन्होंने 14 मई 1948 को अपनी स्वतंत्रता बना ली थी। स्वतंत्रता का जो उत्सव था वो उन्होंने मना लिया था। तो ये थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति। ठीक है, 14 मई 1948 को उन्होंने अपना जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। फिर प्रथम अरब इज़राइल युद्ध शुरू होता है। जो फिलिस्तीन वाले स्थानीय लोग थे उनका साथ देते हैं पड़ोसी राज्य भी। पड़ोसी राज्यों में मिस्र आ जाता है दक्षिण साइड में, पूर्वी साइड में जॉर्डन आ जाता है, सीरिया आ जाता है, इराक आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी अरबी मुस्लिम लोग ही थे, इसलिए वो लोग फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर चलता है दोनों देशों में झगड़ा। और झगड़े में निष्कर्ष यह निकला कि फिलिस्तीन जो बनाया था यूएन ने वो भी टूट गया। किस तरीके से टूट गया? क्योंकि आधे हिस्से पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। जॉर्डन ने जो पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया। फिर अपन बात कर लें हमारे
साउथ साइड की, दक्षिण साइड की, तो दक्षिण में जो गाजा पट्टी वाला क्षेत्र था उस पर मिस्र ने कब्जा कर लिया। ठीक, इस तरीके से सब हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया। और इस युद्ध में, अरब इजराइल युद्ध में, सब देश एक साथ में थे, फिर भी इजराइल ने जीत हासिल की। और इजराइल ने जो यूएन ने जो टुकड़े किए थे उससे भी कई गुना ज़्यादा अपनी क्षेत्र को बढ़ा लिया था, अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया था, लगभग डबल कर लिया था उसने अपने क्षेत्र को। तो फिलिस्तीन गया टुकड़ों में, कुछ को जॉर्डन ने ले लिया, कुछ को मिस्र ने ले लिया और कुछ को इजराइल ने ले लिया। इस तरीके से फिलिस्तीन हो गया समाप्त। यहाँ पर होता है प्रथम अरब इजराइल युद्ध का रिजल्ट निकला कि फिलिस्तीन हो गया समाप्त। फिर आता है हमारा स्वेज संकट, जिसे दूसरा अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। स्वेज संकट की बात करूं तो उससे पहले हमें स्वेज नहर के बारे में पता होना चाहिए। स्वेज नहर की जो स्थापना है, या फिर कहें स्वेज नहर को बनाने का जो काम है, वो किसको दिया। मिस्र एक देश है, मिस्र के उसी देश के अंदर से वह स्वेज नहर बनी हुई है। ठीक है, 1859 से 1869 लगभग 10 सालों में इस स्वेज नहर को बनाया गया था। इसको बनाने का जो काम किया गया था वो एक फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा किया गया था, जिसे स्वेज कैनाल कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो एक स्वेज कैनाल कंपनी बनाई गई थी और उसी को 99 साल के लिए लीज पर मिस्र ने दिया था। तो मिस्र ने 99 साल के लिए लीज पर दे दिया कि आप बनाइए और इससे व्यापार जो होता है और जो आपको टैक्स मिलता है उसको आप ही अपने पास रखिए। तो स्वेज कैनाल कंपनी 1859 में यह एग्रीमेंट करती है और 1869 में यह जो स्वेज कैनाल कंपनी ने स्वेज नहर बनाई थी। ठीक है, और स्वेज नहर बनाने के बाद क्या होता है कि इस पर जो स्वेज कैनाल कंपनी है उसके शेयर बंटे हुए थे। तो शेयर आधे तो फ्रांस के पास थे और आधे ब्रिटेन के पास थे। 1956 जब आता है ना, तो उस समय स्थिति ये थी कि लगभग शेयर तो ब्रिटेन के पास में थे और कुछ शेयर जो थे वो फ्रांस के पास में थे। तो फिर मिस्र के पास में क्या था? मिस्र के पास में कुछ भी नहीं था। स्वेज नहर से जितनी भी इनकम होती थी वो ब्रिटेन और फ्रांस के पास में जाती थी। ब्रिटेन ने तो जब मिस्र पर अपना कब्ज़ा जमाया था तब से वहाँ पर सेना भी छोड़ रखी थी, स्वेज नहर के पास में अपनी सेनाएं भी लगा रखी थी। फिर बाद में क्या होता है, 1956 में स्वेज नहर से ब्रिटेन को अपनी सेना वापस हटानी पड़ती है। ब्रिटेन ने जो अपनी सेनाएं लगा रखी थी वो वापस हटानी पड़ती है और जो स्वेज कैनाल जो है, स्वेज नहर जो है, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। वहाँ पर एक नेता आया था जिसे कर्नल नासिर के नाम से जाना जाता है। तो कर्नल नासिर नाम का एक व्यक्ति नेता बनता है मिस्र का, जिसने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अब इसके पीछे भी कारण है, ऐसे थोड़ा ना कोई राष्ट्रीयकरण कर देगा, कम से कम 3 साल तो और रुकना चाहिए था उसको, क्योंकि 99 साल के लिए लीज पर दिया हुआ था। जो एग्रीमेंट था वो 1958 में समाप्त होने वाला था स्वेज कैनाल कंपनी के साथ में। तो उसने 2 साल पहले ही इसको रद्द कर दिया, एग्रीमेंट को। किस तरीके से रद्द किया? उसको ज़रूरत थी एक बनाने की, वो क्या बोलते हैं, एक उसको डैम बनाना था। और वो डैम कौन सा बनाना था उसको? तो उसको एक डैम बनाना था, उस डैम का नाम है आसवान डैम। आसवान डैम को बनाने के लिए उसने अमेरिका से पैसे मांगे थे, लेकिन अमेरिका ने उसे मना कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन से उसने पैसे मांगे, दोनों ने मना कर दिया। और दोनों के मना करने के बाद में उसने एक नया तरीका निकाला कि मैं तो आसवान डैम बना कर रहूँगा, चाहे मुझे स्वेज नहर को वापस अपने कब्जे में लेना पड़े। इसलिए उसने क्या किया था, उस स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। और सरकारी संपत्ति घोषित करने के साथ में ही ब्रिटेन और फ्रांस के जो शेयर थे वो हो गए समाप्त। उनको अब कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला था। जो भी पैसा, जो भी इनकम होगी वो मिस्र को मिलने वाली थी। तो यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। और जब स्वेज नहर पर मिस्र ने कब्जा कर लिया तो मिस्र का इजराइल के साथ में ऑलरेडी विवाद चल रहा था। तो मिस्र ने क्या किया, मिस्र ने जो वहाँ पर ही एक तिरान जल डमरू मध्य है, तिरान एक और वहाँ पर जल डमरू मध्य है, तो तिरान से जो भी
शिपिंग लेन थी उसको पूरा बंद कर दिया कि इजराइल से आने वाला कोई भी जहाजी बेड़ा इधर से नहीं जाएगा, स्वेज नहर से नहीं जाएगा। तो ऐसा उसने कर दिया था, उसने बैन लगा दिया था कि भाई इजराइल का कोई भी जहाज इधर से नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यह स्वेज संकट आता है। इजराइल के शिपिंग लेन को बंद कर दिया था, इस वजह से इजराइल इन पर हमला करता है। ब्रिटेन और फ्रांस के जो शेयर थे वो समाप्त हो रहे थे, उनको कोई इनकम नहीं मिल रही थी, इसलिए वो हमला करते हैं। और 1956 में तीनों देश मिस्र की ओर चढ़ाई करते हैं। लेकिन जब मिस्र ने इस रास्ते को ही बंद कर दिया, मिस्र ने इस पूरे स्वेज कैनाल को ही बंद कर दिया, पूरे व्यापार को बंद कर दिया, जिस वजह से सोवियत संघ और हमारा अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ UN यूनाइटेड नेशन, तो इन तीनों के द्वारा काफ़ी दबाव बनाया जाता है ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल पर। तब जाकर के ये तीनों देश वापस पीछे खिसकते हैं। और यहाँ पर 1956 में जो दूसरा अरब इजराइल युद्ध था, इसमें भी इजराइल और मिस्र की जो है वो झगड़ा चलता है। तो ये था 1956 का स्वेज संकट। स्वेज संकट में क्या था, आसवान डैम के लिए अमेरिका से पैसे मांगे, अमेरिका ने पैसे नहीं दिए, इस वजह से उसको स्वेज कैनाल, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा मिस्र को। और जब राष्ट्रीयकरण किया तो मिस्र, जो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को झटका लगा। क्यों लगा? क्योंकि इजराइल की शिपिंग लेन बंद हो गए, ब्रिटेन और फ्रांस के शेयर समाप्त हो गए, उनको कोई इनकम नहीं होने वाली थी, इसलिए तीनों देश चढ़ाई करते हैं। और इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि मिस्र ने पूरे नहर को ही बंद कर दिया। रिजल्ट यह निकला, अमेरिका, UN और सोवियत संघ के दबाव के कारण उनको पीछे हटना पड़ा। तो ये था हमारा स्वेज संकट, 1956 का स्वेज संकट। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे 1967 के युद्ध की, 1967 का तीसरा अरब इजराइल युद्ध। यह युद्ध था, एक झड़प थी। मई 1967 में एक झड़प हुई थी सीरिया के साथ में। सीरिया के साथ में एक झड़प चली थी और इसकी गलत सूचना देने की वजह से यह विवाद ज़्यादा छिड़ा था। गलत सूचना किस तरीके से? सीरिया के साथ में मई में झड़प हो रही थी, ठीक है, पर मिस्र को एक गलत सूचना सोवियत संघ ने दे दी। क्या दे दी? कि इजराइल की सारी सेना उत्तर की ओर जा रही है सीरिया पर हमला करने के लिए। तो मिस्र ने क्या किया? मिस्र का सीरिया दोस्त भी था और काफ़ी इजराइल के साथ में विवाद भी था, तो इसलिए गलत सूचना सोवियत संघ ने मिस्र को दी। तो मिस्र क्या करेगा? मिस्र ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन निष्कर्ष यह निकला कि इजराइल की सेना, यह सूचना गलत थी, इजराइल की सेना वहीं थी, जिसकी वजह से मिस्र की हार होती है। और अगले ही दिन जॉर्डन को भी गलत सूचना मिलती है। क्या गलत सूचना मिलती है? कि मिस्र इजराइल के खिलाफ जीत चुका है, जीत गया है, युद्ध जीत गया है, यह सूचना मिलती है। तो इधर जॉर्डन भी हमला कर देता है, यरूशलेम में बमबारी शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र तीनों देशों के साथ में विवाद चलता है। और निष्कर्ष क्या निकला? 1967 वाले युद्ध का क्या निष्कर्ष निकला? तो सीरिया से जब विवाद हुआ तो उसने गोलन हाइट्स नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था, उसको खो दिया। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन ने अपना पूर्वी यरूशलेम था, यरूशलेम दो भागों में था, पूर्वी और पश्चिमी, तो ठीक है, पूर्वी जो यरूशलेम था वह जॉर्डन ने खो दिया। वेस्ट बैंक के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था जॉर्डन ने, जो कि 1948 में प्रथम अरब इजराइल युद्ध में जीता था, उसको भी जॉर्डन ने खो दिया। इधर बात करें मिस्र की तो मिस्र ने अपना सिनाई प्रायद्वीप खो दिया और गाजा पट्टी वाला क्षेत्र खो दिया। तो इन्होंने सब ने अपना अपना क्षेत्र खो दिया। निष्कर्ष यही निकला कि इन सब को हारना पड़ा। फिर आता है हमारा 1973 का योम किप्पुर का युद्ध। यह जो मुख्यतः युद्ध जो चला था वो चला था मिस्र और इजराइल के मध्य। किस तरीके से चला था? क्योंकि मिस्र की स्थिति, आर्थिक स्थिति काफ़ी गलत थी, काफ़ी कमज़ोर थी, वह युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं था, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि मुझे मेरा क्षेत्र तो वापस मिले, कम से कम सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी वाला क्षेत्र तो मिले ही मिले, तो वो ऐसा चाहता था। तो उसने एक रणनीतिक चाल चली, तो मिस्र ने एक रणनीतिक चाल चली, और वो रणनीतिक चाल क्या थी पता है? मिस्र ने
सीरिया के साथ में मिलकर के यहाँ पर चढ़ाई कर देता है इज़राइल के खिलाफ। तो योम किप्पुर एक त्यौहार है जिस दिन इज़राइल के सभी लोग त्यौहार को मना रहे थे, ठीक है। और इसी त्यौहार के दिन मिस्र के द्वारा हमला किया जाता है। यह यहाँ पर किसकी जीत होती है पता है? मिस्र की जीत होती है, क्योंकि मिस्र शांति वार्ता करना चाहता था और शांति वार्ता करने के लिए ही उसने युद्ध छेड़ा था। सीरिया को तो बिना ही मतलब का इस युद्ध में ले आया गया था। तो मिस्र शांति वार्ता चाहता था और शांति वार्ता के लिए लेकर भी आया था, ठीक है। तो 1967 में खोए हुए क्षेत्र को वापस पाना चाहता था, पहला कारण। दूसरा कारण, मिस्र शांति वार्ता चाहता था, इसलिए वह युद्ध लड़ता है। तो 1973 का जो युद्ध है, जिसे योम किप्पुर का युद्ध कहा जाता है, योम किप्पुर के युद्ध में जब मिस्र ने हमला किया सीरिया के साथ मिलकर के, तो अंततः इज़राइल को हार तो मिस्र और सीरिया की हुई है, लेकिन शांति वार्ता के लिए उन्हें मना ही लिया गया। इज़राइल को मना लिया गया शांति वार्ता के लिए, और 1978 में कैंप डेविड समझौते के लिए इज़राइल को आना पड़ता है, क्योंकि इज़राइल को पता था कि ये तो बार बार में हमला करेंगे, इनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो हमला करना तय था मिस्र और सीरिया, जॉर्डन, इन सब के द्वारा। तो शांति वार्ता के लिए मान जाता है। और जो 1973 का जो शांति वार्ता हुई, उसका जो निष्कर्ष था वो क्या निकला? तो 1973 का जो शांति वार्ता था उसका निष्कर्ष यह निकला, कैंप डेविड समझौता हुआ। और कैंप डेविड समझौते के तहत क्या हुआ? मिस्र ने इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। इज़राइल ने सिनाई जो प्रायद्वीप था वो मिस्र को वापस लौटा दिया। तो यह निष्कर्ष निकला। और पहली खास बात यह है कि पहला अरबी देश जिसने इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दी थी, तो वो इजिप्ट था, जिसने कैंप डेविड समझौता 1978 के तहत किया था, ठीक है। तो ये था हमारा विवाद 1973 का, जिसे अरब इज़राइल युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कौन सा वाला था? हमारा चौथा अरब इज़राइल युद्ध अपन इसे कह सकते हैं, क्योंकि 1948-49 में प्रथम अरब इज़राइल युद्ध हो चुका था। 1956 में दूसरा, जो स्वेज कैनाल के नाम से जाना गया। 1967 में तीसरा, जिसे अपन देखते हैं कि जॉर्डन, सीरिया और मिस्र ने अपने क्षेत्र खोए थे। 1973 का योम किप्पुर युद्ध, जिसमें मिस्र की रणनीतिक जीत हुई थी। फिर 1978 में हमारा समझौता आ जाता है, कैंप डेविड समझौता। और कैंप डेविड समझौते में इजिप्ट ने इज़राइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी, और क्या किया? इज़राइल ने बदले में उसको अपना क्षेत्र दे दिया, सिनाई प्रायद्वीप वापस लौटा दिया। अब आती है फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की बात, और एक आती है हमास संगठन की बात। हमास संगठन, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो यासिर अराफात नाम का एक व्यक्ति हुआ, जिसने 1964 में एक फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और उसका जो नेता बना था यासीन अराफात, जिसे कहते हैं अपन यासिर अराफात के नाम से उसे जाना जाता है, जो कि पीएलओ का अध्यक्ष था। काफ़ी लंबे समय तक वह अध्यक्ष रहा था पीएलओ का, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। और फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन को 1964 में बनाया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसको बनाने का पीएलओ का, तो इसका उद्देश्य था कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करवाना, एक संप्रभु राष्ट्र घोषित करवाना। वो अपने देश की आज़ादी चाहते थे। जिस तरीके से हमने आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी थी, उस तरीके से पीएलओ को भी इसीलिए बनाया गया था। तो पीएलओ को बनाने का मुख्य उद्देश्य है फिलिस्तीन को संप्रभु राष्ट्र बनाना और उसको आज़ाद करवाना। इसलिए फिलिस्तीन को बनाया गया 1964 में, पीएलओ को बनाया गया 1964 में, और यासिर अराफात इसके प्रमुख अध्यक्ष के रूप में रहे थे, जो कि 1969 में बने थे काहिरा से। काहिरा में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद PNC की बैठक हो रही थी, और इसी में पीएलओ का निर्माण किया गया था। तो ये था पीएलओ। और पीएलओ के बाद में हमास संगठन की बात आ जाती है। तो हमास संगठन को जिस व्यक्ति ने बनाया था वो मुस्लिम ब्रदरहुड, एक आतंकवादी संगठन है। उसी संगठन का एक सदस्य हुआ करता था, जिसका नाम था शेख अहमद यासीन।
पहले मिस्र में रहता था, फिर बाद में फिलिस्तीन वाले इलाके में आ जाता है, जो कि वेस्ट बैंक गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर धर्म का प्रचार करता है। और यह जो व्यक्ति था वो मुस्लिम ब्रदरहुड, एक आतंकवादी संगठन है, उसका सदस्य हुआ करता था। तो हमास संगठन जो है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में इस संगठन को बनाया गया और 1988 में हमास संगठन ने अपना एक चार्टर भी जारी किया था और उस चार्टर में बताया था कि हम इजराइल का पूर्ण रूप से विनाश कर देंगे और यहाँ पर एक इस्लाम समाज की स्थापना करेंगे। ऐसा इस हमास संगठन का उद्देश्य था। और यह एक आतंकवादी संगठन है जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी संगठन के नाम से आज जानती है। और यह एक इस्लामी सुन्नी संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है। जो कट्टरपंथी जो सुन्नी होता है, सुन्नी समुदाय, उस समुदाय का यह एक संगठन है, इस्लामिक संगठन है। इसने 1988 में अपने चार्टर में यह बात बता दी थी कि हम क्या करेंगे, हम इजराइल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर एक इस्लामिक समाज की स्थापना करेंगे। यह इनके उद्देश्य थे। और पीएलओ के साथ में एक समझौता हुआ था 1993 में। 1993 में पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक समझौता हुआ इजराइल का। और वो समझौता क्या था, तो वो समझौता था शांति समझौता था। एक तरीके से वो 5 साल के लिए बनाया गया था। इस समझौते को किया गया था तो फिलिस्तीन की तरफ से यासीर अराफात ही आए थे, जो कि पीएलओ के अध्यक्ष थे, काफ़ी लंबे समय से 1969 से बने हुए थे। 1993 में बैठक होती है और बैठक में निष्कर्ष यह निकला कि इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि मान लिया और इजराइल ने उनको यह स्वतंत्रता दे दी कि आप वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में और गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में लोकतांत्रिक ढंग से शासन कर सकते हैं। तो इतनी स्वतंत्रता इजराइल के द्वारा पीएलओ को दे दी जाती है। पीएलओ वहाँ पर चुनाव लड़ता है और इन्हीं चुनाव में एक बार हमास संगठन भी खड़ा होता है। और हमास जो संगठन खड़ा हुआ था चुनाव के लिए, वो गाजा पट्टी वाले क्षेत्र से जीत भी गया था। और फिर 2006 में जीतने के बाद में गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में 2007 में हमास ने क्या कर लिया, तो 2007 में हमास ने वहाँ पर कब्जा कर लिया गाजा पट्टी वाले क्षेत्र पर और वहाँ से हमेशा से इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया, जो कि अब तक हमला करते आ रहा है। तो यह था 1993 का ओस्लो एकॉर्ड समझौता। और उसके बाद में सन 2000 में फिर से कैंप डेविड सेकेंड समझौता किया जाता है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। और जो कैंप डेविड समझौता जो किया गया था 2000 में, सेकेंड दूसरा वाला कैंप डेविड समझौता, तो यह जो समझौता था पीएलओ और इजराइल के मध्य हुआ था, जिसका कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद में अब तक इनमें विवाद चलता रहा है। और हमास जो है वो उसके उद्देश्य तो 1988 में पता चल गए थे। उसने अपने चार्टर में बता दिया था कि हम पूरे इजराइल को ख़त्म कर देंगे और क्या कर लेंगे, एक इस्लामिक समाज की स्थापना करेंगे। तो ये था वहाँ पर मुद्दा और यही था वो झगड़ा जो लंबे समय तक चला आ रहा था। तो आज अपन ने बहुत कुछ जानकारी ली है स्थानीय लोगों द्वारा यहूदियों का विरोध करना किस तरीके से चला और क्या क्या विरोध हुए, जिनमें अपन ने बहुत कुछ जाना। अगर नहीं पता है तो एक शॉर्ट में देख लेते हैं। पहली चीज़, जियोनिस्ट आंदोलन क्या है, इसके बारे में देख लिया। दूसरी चीज़, बेलफोर डिक्लेरेशन क्या था। तीसरी चीज़, एक और डिक्लेरेशन था जिसे साइक्स पिकोट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, वो क्या था। फिर चौथी चीज़, होलोकास्ट क्या था। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। फिर पांचवी चीज़, प्रथम अरब इजराइल युद्ध। छठी चीज़, द्वितीय अरब इजराइल युद्ध जिसे सुएज संकट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं सातवीं चीज़ की। तो सातवीं बात अपन ने समझ ली, तीसरा अरब इजराइल युद्ध जो कि 1967 का था। फिर अपन ने आठवीं बात कर ली 1973 का योम किपुर युद्ध क्या था। ठीक है, फिर अपन ने नौवीं बात पीएलओ संगठन की कर ली। फिर अपन ने 10वीं बात हमास संगठन की कर ली। फिर अपन ने 11वीं बात कैंप डेविड समझौता प्रथम और फिर 11वीं बात कैंप डेविड समझौता सेकंड। फिर अपन ने 12वीं बात कर ली हमारे 1993 का ओस्लो एकॉर्ड समझौता। तो ये था पूरा झगड़ा, पूरा मसला जो कि अपन ने 10, 11, 12 पॉइंट के अंदर समझने की कोशिश की है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है।